मेडिसिन से थैलेसीमिया का इलाज कैसे मुमकिन हुआ है? थैलेसीमिया खून की कमी है। थैलेसीमिया वो बीमारी है जिसमें खून बन तो रहा होता है मगर अनस्टेबल सा ब्लड होता है और वो ज़ाया हो जाता है, टूट फूट का शिकार हो जाता है। अच्छा, दोनों में से एक हो तो नहीं नो नो होती? नो, फिर वो बस वो कैरियर ही होगा, वो बीमारी नहीं ओके। होगी। अगर माँ बाप कैरियर नहीं है तो ये बीमारी नहीं आएगी। पहले 6 माह जिंदगी के बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और इसमें बिल्कुल मालूम नहीं होता कि बच्चे को खून की कमी है। जी, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे हमें मालूम होता है कि बच्चे में खून की कमी है? खून की कमी होती जा रही हो, पेट फूलता चला जा रहा हो, हमारे हर ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा है, हमारे हर ऑर्गन को ऑक्सीजन सप्लाई और फूड सप्लाई कर रहा है। तो ये एक जानलेवा बीमारी है अगर इलाज ना किया जाए, लेकिन अगर ट्रीटमेंट की जाए तो ये बिल्कुल काबिल इलाज है। अस्सलाम वालेकुम, हेल्थ मैटर्स के साथ मैं हूं हफ्सा खालिद और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नासिर अब्बास बुखारी, जो कि पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट और एन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और हेड ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांट इन चिल्ड्रन हॉस्पिटल। अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और हमारे पास अक्सर इनके लिए सवालात भी आते रहते हैं थैलेसीमिया के हवाले से। आज हम इनसे डिटेल थैलेसीमिया के बारे में बात करेंगे, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में बात करेंगे और मजीद बच्चों में होने वाली जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में भी इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह। सर, सबसे पहले तो आप हमें थैलेसीमिया, जो हमारी ऑडियंस का मोस्ट फेवरेट टॉपिक आप कह लें, या शायद इसकी ज़रूरत हमारी आवाम में बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि थैलेसीमिया का इलाज अब मेडिसिन से, जैसे आपके साथ हम बहुत दफ़ा इस बारे में बात कर चुके हैं, मेडिसिन से थैलेसीमिया का इलाज कैसे मुमकिन हुआ है? जी देखिए, पहले सबसे पहले ना ये बात करने से पहले हम ज़रा सा ये समझ हम्म। लें कि थैलेसीमिया है क्या। थैलेसीमिया खून की कमी है। देखिए, किसी को भी खून की कमी है तो दो वजह से कमी हुई है, या तो खून बन नहीं रहा किसी भी हम्म। वजह से, या खून बन के टूट रहा है और ज़ाया हो रहा है। तो थैलेसीमिया वो बीमारी है जिसमें खून बन तो रहा होता है मगर अनस्टेबल सा ब्लड होता है और वो ज़ाया हो जाता है, टूट फूट का शिकार हो जाता है। हम्म। तो इसलिए जब हम थैलेसीमिया को देखते हैं, और ये जेनेटिक बीमारी है, ये बीमारी जेनेटिक। लग नहीं सकती, ओके। ये किसी को बाहर से नहीं लगेगी। अगर ये खानदान में है तो ही ये बीमारी होगी, और हम्म। माँ और बाप दोनों कैरियर होंगे तभी बीमारी होगी। अच्छा, दोनों में से एक हो तो नहीं नो नो होती? नो, फिर वो बस वो कैरियर ही होगा, वो बीमारी नहीं ओके। होगी। तो ओके। यानी कि थैलेसीमिया सिर्फ उस सूरत में है कि माँ बाप दोनों कैरियर हैं, हम्म। बच्चे में डिजीज आई है और वो डिजीज जो है उसकी वजह से खून की कमी हो रही है और खून टूटता चला जा रहा है। ये बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात किसी को वैसे भी खून की कमी हो तो हम्म। कहीं पे डॉक्टर साहबान बाज़ औक़ात जब कोई बता देता है कि थैलेसीमिया, और उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी जाती है। नहीं, अगर माँ बाप कैरियर नहीं हैं तो ये बीमारी नहीं आएगी किसी भी सूरत में। तो अब जब सेल टूट रहे होते हैं तो ये बीमारी वो ख़ास बीमारी है कि जिसमें सेल अमूमन 6 माह की उम्र के बाद टूटना शुरू होते हैं। ओके। पहले 6 माह ज़िंदगी के बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और इसमें बिल्कुल मालूम नहीं होता कि बच्चे को खून की कमी है। अब असल में जो सवाल जो हम लोगों ने सोचा, सोच के भाई कि अगर कोई बच्चा जो उसको जीन्स में बीमारी तो पैदाइशी है, अगर पहले 6 माह वो ठीक रहा और 6 माह के बाद आना शुरू हुआ, तो पहले 6 माह उसके अंदर ऐसे क्या कुछ था कि वो ठीक रहा। अब जीन्स तो पहले दिन से हैं, जीन्स तो पैदाइश से पहले के उसके अंदर हैं, तो इन जीन्स के होते हुए भी वो पहले 6 माह क्यों ठीक रहा। और अगर हम वही चीज़ इसमें बाद में भी ले आए तो शायद हम उसको ब्लड की इस तकलीफ से रोक सकेंगे। जी, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे हमें मालूम होता है कि बच्चे में खून की कमी है? देखिए, जब सिम्टम मैंने कहा ना कि सेल बन रहे हैं, खून बन रहा है मगर खून टूट रहा है। जब इस सेल टूटते हैं जाके तो फिर लिवर में, स्प्लीन में, यानी कि जिगर और गुर्दे, इसके अंदर जिगर के अंदर, और जो हमारी ये होती है स्प्लीन होती है, तिल्ली जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे फंसना शुरू हो जाते हैं, उनके साइज इनलार्ज होना शुरू हो जाते हैं। तो खून की कमी होती जा रही हो, पेट फूलता चला जा रहा हो, तो तब हमें ज़्यादा साइन हमें लगता है कि थैलेसीमिया बच्चे को होगा। इसमें बच्चे के मूड पे भी कोई इफेक्ट आता है? बच्चा लेजी हो जाता है या इस तरह की भी कोई चीजें देखने को मिलती हैं? ऑफ कोर्स, देखिए कि जब भी किसी में भी खून की कमी है और खून उसका तकरीबन आधे पे आ चुका होता है, तो ये खून हमारी पूरी बॉडी में गर्दिश कर रहा है, हमारे हर ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा है, हमारे हर ऑर्गन को ऑक्सीजन सप्लाई और फूड सप्लाई कर रहा है। जब ये कम हो जाता है किसी भी वजह से भी, और थैलेसीमिया में भी नतीजा ये होता है कि पूरी बॉडी वर्क करना कम कर देती है। तो ब्रेन भी की उसके भी एक्टिविटी कम हो जाती है, लिवर की भी, हार्ट की भी, हर जगह की एक्टिविटी कम होना शुरू हो जाती है। नतीजा ये होता है कि बच्चा चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, लेथार्जिक भी हो सकता है, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त भी कम हो सकती है, उसको बार बार उसकी वजह से खून की कमी से इन्फेक्शन भी होते चले जाते हैं, और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो इवन डेथ भी हो सकती है। तो ये एक जानलेवा बीमारी है अगर इलाज ना किया जाए। अगर इलाज ना किया अगर जाए, मैं बार बार कहूँ, अगर इलाज ना किया जाए, लेकिन अगर ट्रीटमेंट की जाए तो ये बिल्कुल काबिल इलाज है। एक थैलेसीमिया का एक बच्चा एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है और नॉर्मल फैमिली को रन कर सकता है, अगले बच्चों में उसके अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने के ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, आपने बात की कि ये माँ और बाप दोनों के अंदर हों तो ये फिर ट्रांसमिट होता है, ठीक है, नहीं, जेनेटिकली। माँ बाप दोनों थैलेसीमिया ना हो, मैंने कहा ना, माँ बाप दोनों कैरियर हों, ओके। एक जीन माँ से आ जाए, एक बाप से आ जाए, ये वो बीमारी है कि जब दोनों एक तरह के जीन मिलते हैं तब बीमारी आती है। अगर एक जीन नॉर्मल हो तो वो कैरियर होगा, वो अगली
नस्ल में तो ट्रांसमिट कर देगा, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये हमारी ऑडियंस की तरफ से भी हमसे किया गया था कि अगर दोनों माँ बाप में दोनों कैरियर हैं, तो क्या उन दोनों को अगर पता है कि वो थैलेसीमिक कैरियर है, तो क्या उन दोनों को शादी भी करनी चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? देखिए अगर तो ज़रूरी करनी है तो कर लें। अगर जिसने करनी है वो कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल ना करो, अवॉइड करना चाहिए अगर कर सकते हैं तो। लेकिन अगर आपको मालूम है कि आपको थैलेसीमिया है, तो बेहतर ये है कि आप जीन्स के टेस्ट करा लें। और फिर जब आप कंसीव करें, मदर जब कंसीव करे, तो पहले 3 माह के यानी 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आने वाले बच्चे का टेस्ट करा के देख लें कि उसमें थैलेसीमिया तो नहीं है। जो प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में यानी कि 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर हम लोग CVS के टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि आने वाले बच्चे में थैलेसीमिया है कि नहीं है। और क्योंकि अगर माँ बाप दोनों कैरियर हैं, तो हर प्रेगनेंसी में 25% चांस है कि बच्चे में थैलेसीमिया आएगा, 75% चांस है कि नहीं आएगा, 75% चांस है कि बीमारी नहीं आएगी, सिर्फ 25% चांस है कि थैलेसीमिया आएगा। और उसे भी 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पे कंफर्म किया जा सकता है। तो अगर कंफर्म हो जाए वेल, तो हम लोग फिर हमने उलमा से फतवे भी लिए हुए हैं, चीज़ें भी की हुई हैं कि अगर बच्चा थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी का शिकार है जिसका इलाज बहुत मुश्किल होगा, तो बेशक आप उसे अबॉर्ट करा दें या ना करें, ये फिर फैमिली की अपनी मर्जी होती है। तो अगर कोई माँ बाप ऐसे हैं, कोई फैमिलीज ऐसी हैं कि जहाँ लाजमी शादी करनी है या कर ली अब हो गई है, तो हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि अलग हो आप। हम कहेंगे कि फिर आप ये ज़रूर करें कि आने वाले बच्चों में 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पे टेस्ट करवा लें। अवेयरनेस की ज़रूरत होती है उनको काफ़ी ज़्यादा। ठीक। अच्छा, ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। एक ट्रीटमेंट तो मेडिसिन है, ठीक है, उसकी तरफ भी हम आते हैं। उसके अलावा कौन-कौन से ट्रीटमेंट्स होते हैं? इसकी 4 ट्रीटमेंट्स हैं। हम तरतीब से चलते हैं। सबसे पहले ट्रीटमेंट इसका ब्लड लगना है। मैंने कहा ना बच्चे में खून की कमी है। खून की कमी होने की वजह से उसके लिवर पे, उसके स्प्लीन पे, उसकी बॉडी पे, उसके आपने देखा होगा थैलेसीमिया के बच्चों के अंदर जो होती हैं फेस कंप्लीशन आ रही होती हैं, बोन्स ज़रा ठीक नहीं बन रही होती, टेढ़ी हो रही होती हैं। तो अगर हम किसी भी तरीके से ब्लड की कमी पूरी कर दें, तो ये सारे साइंस में चले जाते हैं। तो दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं, बहुत बड़े-बड़े ममालिक भी, जहाँ पे वो सिर्फ ब्लड लगाते हैं। आप सारी ज़िंदगी ब्लड लगाते हैं, इवन 60-70 ईयर्स भी लोग हैं जो चलते रहेंगे। अगर लेकिन पाकिस्तान जैसी जगह पे जहाँ पे खून लेना ही मसला हो, जहाँ पे आप जब ब्लड देते हैं तो आपको डर हो कि आपके बच्चे को काला यरकान ना हो जाए, एड्स ना हो जाए, सिफिलिस और बीमारियाँ ना हो जाएँ, तो यहाँ पर बहुत लंबे अरसे तक हम ट्रांसफ्यूजन देना नहीं चाहते। जब हम ट्रांसफ्यूजन देते हैं या खून लगाते हैं, उसका नतीजा ये होता है कि बच्चे में बहुत ज़्यादा फौलाद इकट्ठा होता है। उस फौलाद ने जिस्म के हर हिस्से में, ब्रेन पे भी, हमारी ग्लैंड्स में भी, हमारे लिवर में, किडनीज में, हार्ट में, हर जगह जाके फिर स्टोर होना है और उसकी वजह से फिर कॉम्प्लिकेशन आने शुरू हो जाती अच्छा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हम अब बात कर रहे हैं, तो ये कितने टाइम में, मतलब अगर 1 हफ्ता है, कोई थैलेसीमिया पेशेंट है, कब उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, अमूमन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो 1 माह चल जाता है ब्लड। ओके। अगर जो हम लगाते हैं टाइम जितना वजन के लिहाज से लगाते हैं, अमूमन चल जाता है। लेकिन मैंने बताया ना कि जब हम खून ज़्यादा लगाते हैं, तो हमारी बॉडी में फिर एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। तो बाज़ बच्चे फिर ऐसे हो जाते हैं कि उनको हर हफ्ते तक भी आना पड़ जाता है। इसलिए ये ज़रूर है कि अगर कोई मरीज़ को खून लगता रहे और हम उसका हीमोग्लोबिन 10 से ऊपर रखें, तो बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि थैलेसीमिया। तो ये ट्रीटमेंट ऑप्शन समझ लें कि ट्रीटमेंट ऑप्शन है कि आप उसे इतना अच्छा ब्लड लगाएं, इतना साफ खून लगाएं कि ना उसे कोई वायरल इन्फेक्शन हो और उसके HB भी मेंटेन रहे, तो बिल्कुल वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। और जब उसके 8-10 खून की बोतलें लग जाएं, तो आप उसका फौलाद निकालने की दवाइयाँ शुरू कर दें, तो वो एक सारी ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन वो सारी ज़िंदगी चलता रहेगा, सारी ज़िंदगी खून लगता रहेगा, और पाकिस्तान जैसे माशरे में बहुत मुश्किल काम है। खून हमने देखा है ऐसी फैमिलीज जो बेचारे खून मांग के ना, लोग अब उनको देख के इधर उधर भागना शुरू हो जाते हैं। और कितना ये पेनफुल होता है कि आप आते हैं, वो कहते हैं यार अभी खून मांगेगा हमसे, तो फैमिलीज़ में लोग उनसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। और हमारे बड़े अच्छे सेंटर्स हैं, फातमी और सुंदर से बहुत बड़े बड़े सेंटर्स हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी, जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड मिल रहा है। लेकिन फिर भी हमें अंदाज़ा है कि ये बहुत मुश्किल काम है कि बेचारे लोग कई महीना बाजू का वेट करना पड़ता है। इसलिए यही देखते हुए, इन तकलीफ को देखते हुए फिर सोचा गया कि क्या ऐसा किया जाए कि बच्चों को ब्लड ना लगे। बच्चों को ब्लड ना लगे, तो फिर जो मैंने आपको शुरू में बात बताई कि वो जो पहले 6 माह के अंदर बच्चे में ब्लड था, अगर हम उसको किसी तरीके से वापस ले आए, तो बच्चे को खून लगने से जान छूट जाएगी। अगर खून लगने से जान छूट जाएगी, तो ये होगा कि आयरन भी इजाफा नहीं होगा, बच्चे की जिगरतीली भी नॉर्मल रहेगी और बच्चा नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। तो असल में ये बेस थी, इस चीज़ को बेस बनाते हुए कि पहले 6 माह के ब्लड को, जिसे हम HbF कहते हैं, फीटल हीमोग्लोबिन कहते हैं, तो वो अगर ऊपर आ जाए तो हम बच्चे को ब्लड से बचा सकते हैं। तो इसके ऊपर पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कुछ मेडिसिन चल रही थी, मगर उसी में रिसर्च होते होते फिर मजीद मेडिसिन ऐड हुई। असल में लोगों से पूछते हैं, ऑनलाइन भी पूछते हैं, वैसे भी पूछते हैं कि हम मेडिसिन देते हैं, मुझसे इंडिया में लोगों ने सवाल आया और बाकी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर बच्चे के वज़न का, चीज़ों की हालत के लिहाज से मेडिसिन ना दी जाए, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आ सकते हैं।
इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सिर्फ ऑनलाइन बताना। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए देखें, फ्री ऑफ कॉस्ट हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल में देख रहे हैं, कोई आने का कोई खर्चा नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो आते हैं वहाँ पे दे रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको 10-10 साल से भी खून लग रहा था, अब उनको खून नहीं लग रहा और वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और मगर ये ज़रूर है कि मेडिसिन उन्हें खानी पड़ती है। अच्छा, मेडिसिन मेडिसिन का टाइम मतलब नहीं, वो अभी हम ये थ्रू नहीं कह आउट सकते, लाइफ अभी हम ये चलेगा। नहीं कह हाँ, अभी हम ये नहीं हुँ, कह सकते कि किसी मौके पे हम बंद कर देंगे। हम लोग 7, 8, 10 साल से तो दे रहे हैं, लेकिन अभी हम बंद करने के ट्रायल नहीं दे सकते क्योंकि बीमारी जीन्स के अंदर मौजूद है। हुँ, तो अगर आप मुझसे ये कहें कि कोई ऐसी ट्रीटमेंट हो कि दवाइयाँ भी ख़त्म हो जाएँ हुँ, और कभी दवाई गोली ना खानी पड़े, तो फिर वो ट्रांसप्लांट और जीन थेरेपीज़ आ गई। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि ब्लड ना लगे, ये बच्चा नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे, स्कूल जाता रहे और दवाई खा ले, एक आध गोली खाने से गुज़ारा हो जाता है, तो हुँ। फिर मेडिसिन की ऑप्शन अवेलेबल होती है। मेडिसिन्स की ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा, तो ये मेडिसिन की भी कोई कंडीशन है, जैसे माइनर या मेजर में हम अगर थैलेसीमिया में देखें, तो जो माइनर थैलेसीमिक पेशेंट्स होते हैं या मेजर होते हैं, ये दोनों ही यूज़ कर सकते हैं? देखिए, एक तो मैं बात बताऊँ कि माइनर इज़ नथिंग। हुँ, माइनर कोई बीमारी नहीं है। माइनर एक नॉर्मल इंसान है, हुँ, माइनर को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ारे, बस माइनर अपनी अगली नस्ल में ट्रांसमिट कर सकता है, बस। दैट्स इट। उससे कोई खतरा नहीं है। ओके। मरीज़ को हम चलिए माइनर को तो मरीज़ कहना ही नहीं चाहिए। हुँ, माइनर एक नॉर्मल इंसान है, तो माइनर को खुद कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हुँ, अगर उसका पार्टनर भी माइनर हुआ, तो हुँ। अगले बच्चों में वो ट्रांसमिट करके थैलेसीमिया मेजर या इंटरमीडिएट कर सकते हैं। तो माइनर को तो किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। और मेजर? एक और चीज़ मैं आपके हुँ, प्रोग्राम की तवज्जो से बताता जाऊँ। एक और बड़ी मिथ है जो कि हमें हल करनी चाहिए कि जी आयरन के जिसको थैलेसीमिया का मर्ज़ है उसको आयरन ना दो, हुँ, उसको उसे फौलाद ना दो, आयरन के सिरप ना दो। यहाँ तक कि थैलेसीमिया माइनर के जो कैरियर होते हैं, वो भी नहीं ले रहे होते कि हुँ, जी थैलेसीमिया के अंदर तो थैलेसीमिया माइनर वाले ने नॉर्मल सब कुछ खाना है, सब कुछ पीना है। अगर उसे उसे आयरन की कमी होती है तो आयरन भी लेने हैं। अगर वो प्रेगनेंसी में है तो उसे आयरन हुँ, रिप्लेस करना है, तो उसे आयरन से बचने की ज़रूरत नहीं है। मेजर के वो लोग जिनको ब्लड लग रहा है, हुँ, उनको ठीक है फौलाद ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर मेडिसिन्स की वजह से उनको ब्लड नहीं लग रहा और खून की कमी नहीं हो रही, उनको भी आयरन की कमी हो सकती है और बाज़ों को देना पड़ता है हमें आयरन। हुँ। तो इसलिए एक बस बता लें कि थैलेसीमिया वाले जो होते हैं, माइनर वाले आयरन वगैरह ले सकते हैं और डरने की ज़रूरत नहीं है। राइट। तो जो थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, इनको ब्लड की भी ट्रांसफ्यूजन की हम अगर बात करें, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इनका जो ड्यूरेशन होता है, वो क्या ज़्यादा होता है? मैंने बताया ना कि अमूमन 1 माह तक, हुँ, जब बच्चा छोटा होता है तो 1 जिसको माह। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो उसके लिए। देखो ना प्रॉब्लम फिर हम देखते हैं कि क्यों प्रॉब्लम्स बन रही हैं। हुँ, मैंने कहा ना अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो अमूमन 1 माह चला निकल जाता है। अगर किसी को 1 माह से जल्दी ब्लड लग रहा है तो इसका हुँ, मतलब फिर कोई और रीज़न है। और रीज़न का मतलब है कि अब उसकी बॉडी एंटीबॉडीज़ बना रही है जो हुँ, किसी भी आने वाले ब्लड को रेज़िस्ट कर रही है। इसमें फिर बाज़ औक़ात हफ़्ते-हफ़्ते पे जाना पड़ जाता है। या हुँ, ये कि जिगर तिल्ली में इतना इज़ाफ़ा हो गया है कि स्प्लीन इतनी लार्ज हो गई है कि यूँ आसान लफ्ज़ों में कि खून पीना शुरू हो जाती है, वहाँ पे हेमोलिसिस शुरू हो जाता है। तो फिर ये रीज़न हो सकती है। अगर हुँ, ऐसा हो जाए किसी थैलेसीमिया के मर्ज़ में कि पहले तो महीने 2 महीने बाद लगता था, हुँ, लेकिन अब बहुत जल्दी लगना शुरू हो गया है, तो फिर हम एंटीबॉडीज़ के टेस्ट कराते हैं या बाज़ औक़ात तिल्ली भी निकलवा देते हैं और हम कहते हैं कि खून लगना कम हो जाएगा, अगर वो मेडिसिन की ऑप्शन ऑप्ट नहीं करना चाहते। कुछ लोग होते हैं कि जी हमने मेडिसिन भी नहीं करानी, हमने हुँ, ट्रांसप्लांट भी नहीं करना है, या बस खून लग रहा है, और हम चाहते हैं कि बस महीने पे वापस चला जाए तो ओके। तो फिर हमारी ऑप्शन ये होती है कि हम उसके तिल्ली का ऑपरेशन करवा दें हुँ। और तिल्ली निकलवा दें और वो ब्लड लगना कम हो जाएगा उसका। अच्छा, मेडिसिन्स की बात करें, अब हमारे पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, तो सबको बहुत ज़्यादा शौक होता है, डॉक्टर के पास ना जाओ, आपने ऑनलाइन कोई वीडियो देख ली है, अब उसमें वो वीडियो की डेप्थ्स में नहीं जाएँगे कि डॉक्टर ने क्या बात कही है, किस कंडीशन में आपको यस, मेडिसिन यस, खाने को यस, कहा है। लोग क्या करते हैं, डॉक्टर को कॉल करो, हमें ये मसला आ रहा है, हमें मेडिसिन बता दें, हम यस। मेडिसिन खा लेंगे। जी, मैंने बताया ना कि देखिए ये तो थैलेसीमिया की मेडिसिन, ये कोई पैनाडोल की गोलियाँ नहीं है। हुँ, ये कोई कैलपॉल का सिरप नहीं है कि कोई भी इस तरह यूज़ कर लेगा, इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं और ये हमने फेस की हैं। क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं देखिए, इसमें? मैंने जब बताया ना कि कई कई मरीज़ जिन्होंने इस तरह यूज़ किया, उनके हुँ, वेट के लिहाज से नहीं था या कंडीशन नहीं थी या स्प्लीन हुँ, वगैरह बढ़ी हुई थी, तो कई फिट्स तक के साथ हमारे पास आए, जिनको झटके तक लगने शुरू हो जाए। क्योंकि मेडिसिन ही बाज़ औक़ात खून को जमा देती हैं, कम करती हैं, तो झटके फिट्स तक हो कुछ मरीज़ ऐसे लेकर आए कि जी, हमने ऑनलाइन सुना था और फिर हमने शुरू करा दी खुद ही। और हुँ, या कुछ ऐसे हैं जिनकी पूरी बॉडी पे रैश बन गए थे। ओह! कुछ ऐसे थे जिनकी इंटेस्टाइन बड़ा हो गई, तो लिवर पास होगा। तो अगर आप इनको प्रॉपर वे में नहीं देंगे तो देखो फिर सिंपल पैराडोल के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बिल्कुल, उसकी भी एक बिल्कुल। डोज़ मखसूस है जो कि आप देते हैं, अगर हुँ, आप एक्स्ट्रा करेंगे, चीज़ें करेंगे तो नुकसान करेगी। तो जब हम मेडिसिन डिसाइड करते हैं तो पेशेंट के वेट, उसकी एज के लिहाज से, एज बहुत मैटर करती है कि हुँ, एज 6 मंथ से कम है या 6 मंथ से ज़्यादा है, या 1 ईयर से कम है या 1 ईयर से ज़्यादा है। नंबर 2 ये है कि उसका वेट कितना है। 10 केजी से ऊपर वेट पे हम लोग ज़रा अच्छा रिस्पॉन्स, हम ज़्यादा मेडिसिन्स ऐड कर सकते हैं। 10 केजी से कम पे हम लोग सिंपल है बस एक आध मेडिसिन पे हुँ, उसे रखते हैं। फिर उसके बाद हम रिस्पॉन्स देखते हैं। हुँ, देखिए, जब मैं थैलेसीमिया के ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ तो मैं बार-बार कुछ चीज़ों पे ज़ोर दे रहा हूँ।
कि ट्रीटमेंट सिर्फ ये नहीं कि खून नहीं लग रहा, ये अगर किसी को खून नहीं लग रहा तो हमारे नज़दीक कामयाबी नहीं है। हमारे नज़दीक थैलेसीमिया के बच्चे में कामयाबी ये है कि वो नज़र भी ना आए कि थैलेसीमिया है, उसके फिशेस बिल्कुल नॉर्मल हों, उसके लिवर स्क्रीन बिल्कुल नॉर्मल हो, उसके बाकी ऑर्गन्स बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहे हों। ये कोई इलाज नहीं है कि मैं किसी का इलाज तो थैलेसीमिया का शुरू करूँ, खून लगना रुक गया है मगर हार्ट फेल हो गया या उसका लिवर फेल हो गया। तो थैलेसीमिया के ट्रीटमेंट में ये खून भी नहीं लगना चाहिए, लिवर स्प्लीन हार्ट किडनीज नॉर्मल होने चाहिए और साथ साथ उसकी हाइट एंड वेट भी ग्रो करनी चाहिए। तब मैं कहूँगा कि हमारी ट्रीटमेंट सक्सेसफुल है और ये कामयाब जा रही है। अच्छा, जो जो अब आप जैसे बता रहे हैं कि आपके पास फिट्स के पेशेंट्स भी आए हैं, रैशेज हो जाते हैं बॉडी पे, तो उनका ट्रीटमेंट फिर करते हुए, उनको रिवर्स करते हुए सबसे पहले तो उनकी मेडिसिन बंद कराते हैं। हम कहते हैं भाई अब मेडिसिन जो आप ले रहे हो वो गलत ले रहे थे, आप मेडिसिन बंद करो इनको। अब अमूमन जब मेडिसिन बंद होती हैं तो उनका ये रैशेज वगैरह तो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन फिट्स के लिए फिर हमें ट्रीट करना पड़ता है क्योंकि जो ब्लड में क्लॉट जम जाते हैं तो फिर ये डर बढ़ जाता है, तो फिर उसकी हमें ज़रा लंबी ट्रीटमेंट देनी पड़ती है और बाज़ तो न्यूरोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करना पड़ता है और फिर वो एक लंबी ट्रीटमेंट देनी पड़ती है MRI वगैरह करा के। तो इसलिए इवन हार्ट के ऊपर इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, लिवर के ऊपर हम लोगों ने देखा है। तो अगर ये प्रॉपर डोजेज में ना दी जाएँ और चीज़ों को ना किया जाए और ये ना देखें, क्योंकि अगर 4-5 मेडिसिन हैं तो हम लोग ये देखते हैं इस बच्चे के लिए इनमें से कौन सी 2 सूट करेंगी। ज़रूरी नहीं कि हमने सारे इकट्ठे शुरू करा दें। तो वो मेरा मशवरा ये होगा, बताना इशू नहीं है, तो ज़ाहिर बात है हमारे प्रिस्क्रिप्शन में लिखी होती हैं चीज़ें, लेकिन मेरा मशवरा होगा कि खुद ब खुद शुरू ना करा दें। एक दफ़ा चक्कर लगा लें, कोई हम आपसे नहीं ले, आप चक्कर लगा के एक दफ़ा मिल के हम उसको असेस कर लें। बेशक हम 2-2 माह बाद बुलाना शुरू कर देंगे, 3-3 माह मिल लिया करें, लेकिन उसके बाद एक फॉलोअप ज़रूर रखें ट्रीटमेंट का। आई होप कि लोग आपकी इस बात को समझें और जो खुद से ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं। देखो सब मेहनत कर रहे हैं, हम भी और पेरेंट्स भी, कि बच्चा हमारा ठीक हो। इसलिए नहीं कह रहे कि कोई नई कॉम्प्लिकेशन में पड़ जाए खुदा ना खास्ता, तो इसलिए अपनी तरफ से पूरी एहतियात करनी चाहिए। और इसलिए अगर कोई मुझसे इंडिया से पूछता है ना कि मेडिसिन बता दें, तो मैं उनसे कहता हूँ भाई किसी डॉक्टर से हमारी बात करा दो, मैं उससे बात कर दूंगा, लेकिन मैं आपको इस तरह नहीं कहूँगा कि आप खुद ब खुद शुरू कर दो और वो आप एक नुकसान अपना भी उठाओ और हमें भी शर्मिंदगी फेस करनी पड़े। अच्छा, सक्सेस रेट कितना है मेडिसिन के बाद? देखो मेडिसिन में हम लोगों ने 3 को अभी रिसर्च की, हमने 3 ग्रुप्स में कि कौन से वो बच्चे थे कि जो पहले से कुछ हाइड्रा ले रहे थे, वो कितने बच्चे हैं, वो कौन से बच्चे हैं जिनको खून मुसलसल लग रहा था पिछले 5-6 साल से, उनमें कितना, किस बच्चों में खून लगना बिल्कुल बंद हो गया, कितने बच्चों में तो ऐसे थे कि जिनको खून लगना कम हो गया और कितने ऐसे थे जिनमें बिल्कुल रिस्पांस नहीं आया। तो हम लोगों ने ये भी किया, तकरीबन कोई 35% के करीब लोग ऐसे जिनमें बिल्कुल रिस्पांस नहीं आया, 65% में रिस्पांस आया। 65% में से तकरीबन सिर्फ 15% ऐसे थे जिनमें कम आया, बाकी सब ऐसे थे जिनमें बिल्कुल खून लगना बंद हो गया और वो नॉर्मल जिंदगी गुजारे विदाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो अब हम कह सकते हैं, यानी कि अब हम अंदाजे में कह सकते हैं तकरीबन 65% रिस्पॉन्स रेट है इसके अंदर, कि 100 बच्चों को अगर दिया जाए, 100 मरीजों को दिया जाए, तो उनमें से 65 बच्चे ऐसे हैं जिनको खून लगना बंद हो जाता है। अच्छा, पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे मेडिसिन के थ्रू थैलेसीमिया को ट्रीट किया जा रहा है? देखिए, एक तो मेरे ख्याल पेशावर में किया जा रहा है, कराची वाले NIVD टीम भी कर रही है, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं और बाकी मुल्तान में सेंटर्स कर रहे हैं, लेकिन वो हम आपस में मशवरा कर लेते हैं, हम कंसल्टेंट तो आपस में मशवरा कर लेते हैं कि जिसके किसी के ज़्यादा एक्सपीरियंस हम आपस में कह लेते हैं कि भाई आप ये करो ये ना करो। तो लेकिन मेरे ख्याल में हर बड़े शहर में तो कोशिश की जा रही है कि ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हो जाए। ऑलराइट, चलिए ये तो हमने सारी ट्रीटमेंट के हवाले से बात कर ली है। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अवेयरनेस नहीं होती है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है उसको डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाते, स्पेशली हमारे जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो उनमें अगर कोई थैलेसीमिया का पेशेंट होता है तो उनको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? देखो, सबसे पहले मैंने बताया ना कि अगर उसमें ब्लड की कमी है, आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो एक दफ़ा तो ब्लड लगवा के बच्चे की जान तो बचाएं। आप करीब कहीं से अवेयरनेस की कमी होती है लोगों क्योंकि नहीं, देखो खून कमी हो रही है वो तो सबको नजर आना शुरू हो जाता है, नजर आ रहा है ब्लड कम हो रहा है, तो आप ब्लड की कमी को इग्नोर ना करें। ब्लड की कमी जानलेवा है। जो अंदाजा करें कि हमारा हार्ट पंप कर रहा है, अगर वो पंप कर रहा है उसको 100 दफ़ा बीट करना पड़ता है, खून आधा हो जाएगा, 200 टाइम बीट करके अपना काम करना पड़ेगा। तो हार्ट पे असर आ रहा होता है, लिवर पे असर आ रहा होता है, तो खून की कमी को, तो किसी भी वजह से खून की कमी हो रही हो, उसे बिल्कुल इग्नोर ना करें। कोशिश करें कि पहला खून लगने से पहले हम डॉक्टर को मिल लें। उसकी वजह ये होती है कि अगर खून लग गया है तो बहुत सारे टेस्ट फिर हमारे लिए करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो बाहर से ब्लड लगा हुआ है, अब मेरी बॉडी में अपना भी है और बाहर वाला ब्लड भी है, तो वहाँ से कुछ टेस्ट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए कोशिश तो ये करनी चाहिए कि पहली ट्रांसफ्यूजन से पहले किसी को दिखा लिया जाए, बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन थैलेसीमिया की, PRC वगैरह की कर ली जाए, उसके बाद ब्लड लगवा दिया जाए। लेकिन अगर कोई नहीं आ सकता, बिल्कुल भी नहीं आ सकता, मुमकिन ही नहीं है,
तो कम से कम फिर ब्लड तो लगाएं ना, ताकि बच्चे की जान तो बचाएं। फिर टेस्टिंग ज़रा मुश्किल हो जाती है, लेकिन फिर भी की जा सकती है। अच्छा, अगर कोई इसको बिल्कुल ट्रीट नहीं करता, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ भी नहीं जाता, तो एक अगर कुछ बात करूँ मैं, लाइफ स्पैन कितना होता है फिर? देखिए, अगर वो खून भी नहीं लगाएगा ना, कुछ भी कुछ नहीं भी नहीं करेगा, कुछ करेगा। भी नहीं करेगा। हुँ, देखिए, मैंने कहा ना, बच्चे में खून की कमी हो रही है, हुँ, ग्रेजुअली कम होता चला जा रहा है, और वो नहीं करा, फिर तो शायद 1 ईयर भी बच्चा नहीं ज़िंदा 1 रहेगा। ईयर भी यस, नहीं होगा। अगर कुछ नहीं हो, खून की कमी भी मुसलसल हो रही है और हुँ, ट्रीटमेंट भी नहीं हो रही। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नेचुरली जिनको खून कम नहीं हो रहा होता। मसलन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं थैलेसीमिया के, जिनको खून लगना ही 1 साल की उम्र के बाद होता है, 2 साल, वो ठीक है। हुँ, मैं बात कर रहा हूँ कि खून भी 5-6 पे या 3-4 पे आ गया और आप उसे ट्रीट भी नहीं कर रहे, ब्लड हुँ। लगा भी नहीं रहे, तो फिर तो वो टाइम बम पे किसी वक़्त भी वो उस बच्चे को जान से हाथ धोना पड़ सकता है। अच्छा, आपने इतने सारे पेशेंट्स को ट्रीट किया है, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई अगर थैलेसीमिया का पेशेंट है, उसने बिल्कुल ट्रीट नहीं किया, जी, जी, आपके क्यों नहीं? सामने ऐसे क्यों नहीं? केसेज़ आए हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। कई दफ़ा हमारे पास फैमिलीज़ जो आती हैं, दूसरे बच्चे को लेके आती हैं। तो हम हुँ, उसे पहला बच्चा तो बताते हैं कि हमें पता ही नहीं चला, वो खून कम हो रहा था, हमने देखा नहीं, उसकी डेथ हो गई। तो इस दफ़ा फिर हम लेकर आए दूसरे। तो अक्सर जो दूसरा बच्चा हमारे पास आता है, तो पहला नुकसान उठा चुका होता है किसी न किसी शक्ल में। तो बिल्कुल ही बहुत फैमिलीज़ ऐसी हैं कि जो दूसरा ही बच्चा हमारे पास लेकर आती हैं, और पहला वो अनफॉर्चुनेट उनको नुकसान हो चुका होता है। तो इसलिए ये तो बहुत ज़रूरी है कि देखें, खून की कमी चाहे बड़ा है या चाहे बच्चा है, हुँ, बिल्कुल इग्नोर ना करें। स्पेशली अगर पहली पहली साल में, यानी कि फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में अगर खून की कमी होनी शुरू हो गई है, ये तो बिल्कुल आप उसे फ़ौरन रश करें हॉस्पिटल की तरफ और टेस्टिंग करवाएँ। इसलिए कि सिर्फ़ ये नहीं कि थैलेसीमिया, पहले 3 साल में जो खून की कमी, आयरन की कमी की, वो हमारी ब्रेन ग्रोथ को मुतासिर कर रही होती है। तो हुँ, इसलिए छोटे बच्चों में अगर खून की कमी हो रही है, उसे बिल्कुल इग्नोर ना करें। बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कराएँ। अल्लाह करे कि ना निकले थैलेसीमिया या कोई ना निकले, लेकिन उसे इग्नोर ना करें। हुँ। कुछ नहीं करना, एचबी उसकी आधी पे आ गई है तो ज़रूर, 6 पे आ गई है तो आप ब्लड लगवा लें, फिर वेट ना करें। आप किसी से नहीं मिल सकते तो खून लगवा लें। लेकिन बेहतर यही होता है कि आप ब्लड लगने से पहले टेस्टिंग करा लें, ताकि जो जो हम टेस्ट कराते हैं उसमें किसी किस्म की मिक्सिंग ना आए, और टेस्ट के रिज़ल्ट्स बिल्कुल सही आ सकें। राइट। चलिए, थैलेसीमिया के बारे में काफ़ी डिटेल डिस्कशन हम लोगों ने कर नहीं, लिया अभी है। अभी अभी एक चीज़ अगली रहती है जो मैं बात करना चाह रहा था, दिस इज़ ट्रांसप्लांट। हुँ, देखो, मैंने आपको बताया कि ब्लड लगना भी एक तरीके से आर्ज़ी है, वो तो है ही हुँ, आर्ज़ी। मेडिसिन के साथ ये है कि वो चलते रहें, सारी ज़िंदगी चलते रहें, लेकिन मेडिसिन खानी पड़ेगी। अगर वो ये चाहते हैं, कोई मरीज़ ये चाहता है कि मेरी ज़िंदगी से दवाइयों से जान छूट जाए और खून से भी जान छूट जाए, देन ट्रांसप्लांट या जीन थेरेपीज़ है। हुँ। पहले मैं जीन थेरेपी की बात कर लूँ, फिर मैं ट्रांसप्लांट पे आता हूँ, हाँ जी, क्योंकि हम जीन उसी पे थेरेपी, आ रहे थे अभी। अच्छा, जब मैं जीन थेरेपीज़, पहले मैं जीन थेरेपीज़ पे बात कर लेता चलिए, हूँ। ठीक देखें, है। व्हाट इज़ जीन थेरेपी? थैलेसीमिया में जीन थेरेपी क्या है? जीन थेरेपी का मतलब, देखिए, पहले ट्रांसप्लांट क्या है? हुँ, ट्रांसप्लांट ये है कि हमारी बोन मैरो काम नहीं कर रही, हुँ। बोन मैरो जो ब्लड बना रही है वो सही नहीं बन रहा, तो मैं अपनी बोन मैरो ख़त्म करके किसी और की बोन मैरो लेके अपनी बॉडी में डाल दूँ। किसी और से मुराद ये फैमिली का होता है जो या कोई भी, कोई भी? ट्रांसप्लांट कोई भी, ओके। लाइक ट्रांसप्लांट अगर हम बात करें तो कोई भी, किसी भी और की बोन मैरो अगर मैंने अपनी बॉडी में डाली है और अपनी, दिस इज़ ट्रांसप्लांट, ठीक हुँ, है? अब ट्रांसप्लांट कोई टाइप्स हैं, डोनर के टाइप्स हैं, कि हुँ, टाइप्स ये हैं कि भई आपने सिबलिंग लिया है, बहन-भाई में से लिया है, अपनी फैमिली में से लिया है, आपने मैच अनरिलेटेड लिया है, आपने हाफ मैच ये सारी अलग बातें हैं कि डोनर कौन होगा, हुँ, हम ले सकते हैं। सबसे देखो, हम जब हम ट्रांसप्लांट की बात करें तो एक तो ये दिस इज़ ट्रांसप्लांट। मैं ये हुँ, बताने का इसलिए समझा रहा हूँ कि जब हमें ट्रांसप्लांट समझ आएगा, फिर हम समझेंगे जीन थेरेपी क्या है। ट्रांसप्लांट में किसी और से लेकर अपने अंदर डालना है, हुँ। जीन थेरेपी में अपने ही बोन मैरो को चेंज कर देना है, ओके, उसे नॉर्मलाइज़ कर देना है और वापस अपने अंदर डाल देना है। ऑलराइट। ठीक है? दिस इज़ ट्रांसप्लांट, बट दिस जस्ट लाइक ऑटो ट्रांसप्लांट, कि अपना ही बोन मैरो ठीक हमने किया और हुँ, उसे वापस अपने अंदर डाल दिया। तो ये जीन थेरेपी है। उसमें हमें हुँ, किसी और डोनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी ओके। को देने वाले को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में हो रहा है, हर तरह का ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। ट्रांसप्लांट की जब हम बात करते हैं, तो अब जब सब कुछ इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, इस नीयत से कर रहे होते हैं कि अच्छे रिज़ल्ट्स हों। हुँ, सबसे अच्छे रिज़ल्ट्स उसी वक़्त हैं कि जब ट्रांसप्लांट अमूमन 2 ढाई साल की उम्र में करा लिया जाए। ओके। बच्चे में 2 ढाई साल की उम्र में करा लीजिए। 2 साल से पहले भी थैलेसीमिया में ट्रांसप्लांट हो सकता है, मगर पहले कुछ कॉम्प्लिकेशन आने का, वीओडी वगैरह हुँ, खतरा होता है। इसलिए हम लोग अमूमन ये कहते हैं कि आप अमूमन 2 साल की उम्र में से लेकर 3-4 साल की उम्र तक ट्रांसप्लांट करा लो। बल्कि मैं तो बच्चों को, ये पेरेंट्स को ये समझाता हूँ कि हमारा तो टारगेट ये होता है कि बच्चा जब होश सँभाले, 5 साल, 6 साल की ज़िंदगी में, जब उसको चीज़ें याद, क्योंकि देखिए ना, अगर हम आपको बैकग्राउंड में जाते हैं तो आपको याद होगा 5 साल से पुरानी बातें आपको याद नहीं है। हमें मैक्सिमम चीज़ें 4-5 साल में हुँ, तस्वीरें देख के शायद कुछ आ जाए, अदरवाइज़ नहीं होता। तो हम कहते हैं कि बच्चा जब शऊर सँभाले तो उसको याद भी ना हो कि मुझे बीमारी थी, हुँ, क्योंकि ये भी हुँ। एक ट्रॉमा है। राइट, बच्चे को राइट। जब, अगर हम बड़े बच्चों में ट्रांसप्लांट करते हैं तो
20 साल बाद भी वो कहते हैं कि वो बड़ा मुश्किल टाइम हमने गुजारा है, और उसकी वजह से बेशक, वो जो बेशक। उनको मेंटल स्ट्रेस होता है वो उनको रहता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये बीमारियां ऐसी, जब हमें पता है कि इसका हल ये है, हुँ, तो अगर ट्रांसप्लांट कराने की आपने नियत कर ली है, तो फिर आप ऐसी उम्र में करा लो कि बच्चे को शऊर संभालने भी याद भी ना रहे कि बीमारी क्या थी इसकी, और वो अपनी स्कूलिंग में, चीज़ों में, हर चीज़ में नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता चला जाए। तो जब हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं कि कामयाब हो। हुँ, तो हम देखते हैं कि कामयाबी किस में ज़्यादा है। कामयाबी उसमें ज़्यादा है कि जब छोटी उम्र में करा लिया, कॉम्प्लिकेशन कम है, बच्चों में ना जिगर बड़ा है, ना तिली बड़ी है, ना आयरन हुँ, ज़्यादा है, नंबर 1, ये पेशेंट के लिहाज से कह रहा हूँ। साथ ही कि डोनर कौन है? सबसे ज़्यादा कामयाबी 80 टू 90% कामयाबी है कि अगर देने वाला बहन-भाई होगा। ओके। अगर सिबलिंग होगा, मैच होगा, हुँ, तो सबसे ज़्यादा कामयाबी के चांस है। अगर सिबलिंग नहीं है, हुँ, बहन-भाई नहीं है, या बच्चा ही एक है, या सिबलिंग मैच नहीं कर रहा, तो फिर हम, अगर फैमिली मैरिजेज़ हैं, लोग हमसे पूछते हैं, ये ज़रूर आपसे भी पूछेंगे, हमसे भी, कि जी क्या माँ-बाप दे सकते हैं? हुँ, माँ-बाप अमूमन उसी वक़्त चांसेस होते हैं मैच करने के, अगर वो कज़िन्स हैं या रिश्तेदार हैं। तो हम लोग वैसे तो रोकते हैं कि कज़न मैरिज नहीं करनी चाहिए, मगर यहाँ पे हमें कज़न मैरिज थोड़ा फ़ायदा दे जाती है, ओके। कि इसमें हमें मैच, डोनर मिलने का चांस बढ़ जाता है। माँ भी बाज़-औक़ात, बाप भी, या चचा या मामू या खाला या फूफियाँ, कोई ना कोई डोनर मैच मिल जाती हैं, अगर सारे रिश्तेदार हों आपस में तो। सक्सेस रेट इसका ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा सिबलिंग, हुँ, अगर सिबलिंग से बाहर निकलें तो फिर माँ-बाप जो मैच कर जाए, माँ-बाप या फिर ज़रा दूर चले जाएँ तो। अच्छा, उसमें भी एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि मेल डोनर ज़्यादा कामयाब है। अच्छा उसकी क्या रीज़न है? वैसे मुझे बताता हूँ। मेल डोनर वैसे बच्चों में ही नहीं, बच्चों में तो हुँ, अगर बहन-भाई हैं तो ओके फाइन। लेकिन अगर बड़े हैं, तो फीमेल शादीशुदा, हुँ, वो अच्छी डोनर नहीं समझी जाती। उसकी वजह ये है कि जो सब जो शादीशुदा फीमेल्स हैं, उनके अंदर मल्टीपल डीएनए मौजूद है। उन्होंने के बच्चे पैदा किए हुए हैं, सबका डीएनए उनके अंदर मौजूद है। मल्टीपैरा जो ख़वातीन होती हैं, हुँ, ये शादीशुदा हैं, उनके अंदर बहुत सारे डीएनए उनकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। बहुत सारे एंटीबॉडीज़ उनकी बॉडी में मौजूद हैं, तो जो हमें ट्रांसप्लांट में फिर तंग करेंगे। ओह! तो इसलिए मेल ही उसमें कुछ नहीं, उसके अंदर कुछ नहीं होता, ना उसने बच्चा पैदा करना है, ना कुछ करना हुँ, है, तो उसे कोई हुँ, इश्यूज़ नहीं होते। तो इसलिए मल्टीपैरा ख़वातीन जिनके कई बच्चे हों, शादीशुदा ख़वातीन अच्छी डोनर हम लोग नहीं समझते। हम उन्हें फिर हुँ, ज़रा पीछे कर देते हैं। हम कहते हैं मेल इज़ अ गुड डोनर, चाहे वो बाप हो, चाहे वो चचा हो, मामू। सबसे पहला बहन-भाई, बहन-भाई के बाद फिर बाप, चचा, मामू। वो भी नहीं हो रहा, तो फिर हम माँ पे या खाला या फूफियों की तरफ चले अच्छा जाते हैं। लोग डरते नहीं हैं जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात आती है, तो फैमिलीज़ आपसे कहती नहीं हैं कि क्या सक्सेस रेट होगा? क्योंकि अमूमन मैंने लोगों को देखा है ना डर जाते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का नाम सुनते ही डर जाते हैं कि क्यों ट्रांसप्लांट करना है? देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है। देखो, लोगों को डर 2 हवाले से होता है। हुँ, एक डर होता है पेशेंट के हवाले से कि मरीज़ को क्या होगा। मैंने हुँ, आपको बताया कि अगर वक़्त पे इलाज कराया जाए और डोनर मैच हो, तो 80 टू 90% कामयाबी के चांस है, जो बहुत बड़ा चांस है। हुँ, देखिए, खतरा तो मैं लोगों को समझाने के लिए एक बात करता हूँ। मैं कहता हूँ, मुझे बताओ सबसे बड़ी कॉज़ ऑफ डेथ क्या है? हुँ, क्या है दुनिया में सबसे बड़ी कॉज़ ऑफ डेथ क्या है इस टाइम? आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। दुनिया में सबसे बड़ी कॉज़ ऑफ डेथ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं। तो हुँ, फिर क्या हम सड़कों में निकलना छोड़ दें? तो अगर हम इस खौफ से कि चलें कि जी हो सकता है फिर तो हम निकलना भी छोड़ दें, कुछ ना करें। तो खतरा तो हम ज़िंदगी में रोज़ाना निकलते हैं, हम घर से निकलते हैं तो खतरा हम अपने ज़िम्मे बिल्कुल, मोल लिए हुए बिल्कुल, होते हैं। बिल्कुल। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ारे, तो थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना है, मगर 80 टू 90% कामयाबी का चांस है। हुँ, दूसरा, उन्हें खतरा होता है कि जी देने वाले को तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल। बहुत अहम और यकीनन है कि भई जो दे रहा होगा बेचारा, पता लगे उसमें कोई। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट से ज़रा डिफरेंट इस लिहाज से है कि किडनी ट्रांसप्लांट में जिसने किडनी देना है, उसमें से हमने एक किडनी निकाल लेना है, उसके हुँ, पास एक रह जाए। हुँ, लिवर ट्रांसप्लांट में सर्जरी करके वो अपना लिवर का एक हिस्सा देगा। और हुँ, बोन मैरो ट्रांसप्लांट में फ़ायदा ये है कि कुदरत ने कुछ चीज़ें हमारे अंदर बनाने की सलाहियत रोज़ाना रखी है, हमारे सर के बाल। अगर हुँ, फ़र्ज़ करें कि मैं आपसे कहूँ कि यार फलाँ को थोड़े सर के बाल चाहिए, और आप वो कहें कोई बात नहीं, मैं दे दूँगी, नए उगाएँगे। हुँ, अल्लाह रोज़ाना नए बना रहा है। नाख़ून अल्लाह रोज़ाना नए बना रहा है। ब्लड अल्लाह रोज़ाना नया बना रहा है। सेम बोन मैरो अल्लाह रोज़ाना बना रहा है। हुँ, तो बोन मैरो अगर कोई अतिया अपना दे देता है, तो उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। यानी कि आप अंदाज़ा करें कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट का डोनर सिर्फ़ 1 दिन के लिए एडमिट होता है। हम तो शायद हुँ, एक चंद घंटों के लिए शायद करें और वापस चला जाता है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट देने वाले के लिए, डोनर के लिए बहुत सेफ़ समझा जाता है। यानी कि राइट। आप अंदाज़ा करें कि मैं कहूँ कि तकरीबन 100% सेफ्टी, तकरीबन, मैं ज़ाहिर बात है, आई एम नॉट गॉड कि मैं आपको गारंटीज़ दूँ, लेकिन तकरीबन 100% सेफ्टी होती है कि हम इतना ख़्याल कर रहे होते हैं कि हमारे डोनर को कुछ ना हो, और अल्लाह का शुक्र है कि डोनर सेफ अमूमन रहते हैं। इसका सक्सेस रेट क्या होता है? किसका? कितना है? किसका? ये ट्रांसप्लांट का?
मैंने बताया ना कि अगर मैच सिबलिंग डोनर हो 80 to 90%। 80 to 90%। यस, अगर मैच सिबलिंग हो, ऑलराइट। मैच कर जाए कोई सिबलिंग मैच करे 80 to अच्छा, 90%। ट्रांसप्लांट के बाद भी हमें कुछ चीज़ों की जी एहतियात करनी जी जी पड़ती जी, है, वो बिल्कुल क्या बिल्कुल होती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं पिछली वाली जी, कंप्लीट जी, कर जी, लूँ जी। कि मैच सिबलिंग, हुँ, अगर मैच सिबलिंग नहीं है तो फिर माँ बाप मैच कर दें, अगर कज़न है। अगर वो भी मैच नहीं करते तो फिर आगे 2 ऑप्शन हमारे पास आ जाती हैं। अच्छा। मैच अनरिलेटेड डोनर, कि रिश्तेदार ना हो मगर हुँ, मैच कर जाए, मगर पाकिस्तान में हमें उसकी इजाज़त नहीं है। स्पेशल ओह! परमिशन लेनी पड़ती है किसी भी ट्रांसप्लांट में, क्योंकि पाकिस्तान में जो हमारी ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के रूल्स हैं वो कहते हैं कि आप फैमिली से करें। हुँ, अगर कोई फैमिली से बाहर जाना ही है तो फिर स्पेशल परमिशंस की तरफ हम जाना पड़ता है। लेकिन आप फैमिली में रहें, आप ओके। सबसे पहले आप फैमिली में रहें। और मैच वैसे भी मैच अनरिलेटेड डोनर की हैं वो रिजल्ट्स नहीं है जो मैच रिलेटेड डोनर की हैं, कि हुँ, रिश्तेदार भी हो और मैच भी। तो फिर हमारे पास ऑप्शन आ जाती है हैप्लो ट्रांसप्लांट या हाफ मैच ट्रांसप्लांट। और ओके। हाफ मैच ट्रांसप्लांट के तकरीबन 70% सक्सेस रेट है, कि अगर मैच नहीं कर रहा हुँ, तो माँ बाप हाफ मैच होते ही हैं। हुँ, माँ बाप जो हैं वो, क्योंकि बच्चा जो प्रोडक्ट है माँ बाप की प्रोडक्ट है, तो हाफ मैच अमूमन होते ही हैं। तो फिर हम बाप से ट्रांसप्लांट कर देते हैं, हाफ मैच ट्रांसप्लांट होता है, तो उसका तकरीबन 65 to 70% सक्सेस रेट होते हैं। तो राइट। सबसे ज़्यादा कामयाबी मैच हुँ, बहन भाई, उसके बाद मैच माँ बाप के चचा मामू, हुँ, वो भी नहीं करा, देन हाफ मैच ट्रांसप्लांट, जो तो डोनर मिल ही जाते हैं, वो कोई डोनर का इशू नहीं होता। राइट। चलिए, अब हम आते हैं जब ट्रांसप्लांट हो जाता जी है, तो जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए डोनर होता है, उनको किन-किन चीज़ों का फिर बाद में एहतियात करना पड़ता है, या वो अपनी नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं नहीं या नहीं, वो जाके अगले दिन फुटबॉल खेलना शुरू कर दे ना, बिल्कुल कोई एहतियात नहीं। और जिनको किया जाता है, जी, जिनका क्यों ट्रांसप्लांट जी किया जी, जाता है, जिनका उनके ट्रांसप्लांट लिए? किया जाता है, तो जिनका ट्रांसप्लांट किया जाता है उनकी, क्योंकि हमने सारी क़ुव्वत मुदाफ़ित ख़त्म कर दी है, हुँ, हमने उनकी बोन मैरो ख़त्म कर दी है, हमने उसमें नई बोन मैरो डाली है, अभी नया क़ुव्वत मुदाफ़ित का पूरा निज़ाम है, तो बॉडी हुँ, रेज़िस्ट करती है, नंबर ओके। 1। तो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन का डर होता है, और साथ ये भी होता है कि जिसका हमने डाला हुआ है वो किसी और का जिस्म का हिस्सा था। हुँ, जब हमारे जिस्म में आया है तो हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुँचाए, जिसे हम कहते हैं जीवीएचडी, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़। तो इसको बचाने के लिए, इन दोनों चीज़ों को बचाने के लिए फिर हम कुछ मेडिसिन्स देते हैं, तकरीबन साल 1 के लिए देनी पड़ती हैं। अमूमन साल से, किसी में थोड़ा ऊपर-नीचे ज़्यादा हो जाएगा। हम 1 साल के लिए मेडिसिन्स देते हैं, ताकि हम बॉडी को ये समझाते रहें कि हुँ, भई ये अब तुम्हारे जिस्म का हिस्सा है और अब तुमने इसी के साथ रहना है। तो अमूमन 1 साल में ये चीज़ें, कॉम्प्लिकेशन ख़त्म हो जाती हैं, और फिर हम सारी मेडिसिन्स अमूमन बंद कर देते हैं, और बच्चा हुँ। स्कूल जाए, कॉलेज जाए, जो मर्ज़ी अच्छा, करना इसमें करे। खाने-पीने की चीज़ों की भी एहतियात होती है? जी, बिल्कुल। देखिए, पहले 1 साल के अंदर तो मैंने बताया ना कि बच्चे में क़ुव्वत मुदाफ़ित कम हमने की हुँ, हुई होती है। जब क़ुव्वत मुदाफ़ित कम की हुई है तो हमें वायरल इन्फेक्शंस का, बैक्टीरियल हुँ, इन्फेक्शंस का, हर चीज़ का डर है। तो हम लोग ये कहते हैं कि आप लोग जो हैं गैर ज़रूरी मिलने से परहेज़ करें पहले 1 साल में, हुँ, इन्फेक्शन से बचें, खाने-पीने में वही चीज़ें खाएँ-पिएँ जो कि आपको इन्फेक्शन से बचाएँ। बल्कि हुँ, मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, अगर कोई आप ये करें ना कि ट्रांसप्लांट के बच्चों को क्या खाना-पीना चाहिए? हम पूछ कह सकते हो ट्रांसप्लांट के बच्चों में क्या खाना-पीना हुँ, चाहिए? हम उसे कहेंगे कि ट्रांसप्लांट के बच्चे कुछ भी खा सकते हैं जो घर का बना हुआ साफ-सुथरा हो। हुँ, वो फ्रूट्स खा सकते हैं जिसका छिलका उतर सकता हो। ओके। मसलन कोई मुझे कि स्ट्रॉबेरी खाना है तो मैं कहूँगा ना खाओ, क्योंकि स्ट्रॉबेरी आप साफ नहीं कर सकते। हुँ, बनाना उतर सकता है, हुँ, वाटरमेलन जिसे हम तरबूज कहते हैं, छिलका उतर सकता है। कोई भी चीज़ जिसका छिलका उतर सकता हो, खाई जा सकती है, क्योंकि मकसद क्या है? मकसद फल में मसला नहीं है, हुँ, मकसद इन्फेक्शन से बचाना है। जो साफ-सफाई चीज़ का ख़्याल। धुल नहीं सकती, जिस दिन हो हुँ, सकती, तो वो का तो कोई भी ऐसी चीज़ें जो घर में बनी हुई, कुछ भी हो, घर में हम कहेंगे ट्रांसप्लांट के बाद पिज़्ज़ा बनाओ, कुछ भी खाना चाहो, लेकिन घर का, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में हमारा कितना फूड कंट्रोल कैसा एग्ज़ैक्टली, है, कि बाहर एग्ज़ैक्टली। खाना-पीना के, तो कुछ भी खाया जा सकता है, बशर्ते कि वो साफ-सुथरा है, और फल फ्रूट्स वो खाए जा फ सब्जियाँ, सारे तमाम सब्जियाँ खाई जा सकती हैं, जो हुँ। सही तरीके से घर में पकी हुई हों, और कोई भी फ्रूट ऐसा खाया जा सकता है, जिसका छिलका उतर सकता हो। अच्छा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट किस-किस कंडीशन में हो सकता है? बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी बीमारियाँ, यानी कि ना खून की वो तमाम बीमारियाँ हुँ, जो जेनेटिक्स जीन से हमारे अंदर आई हैं, ओके। चाहे वो थैलेसीमिया है, हुँ, चाहे वो एप्लास्टिक एनीमिया है, या वो इम्यूनोडेफिशिएंसी है जिसमें क़ुव्वत मुदाफ़ित के देखिए, खून के 3 हिस्से हैं। हुँ, खून के हमारे रेड सेल, हुँ, व्हाइट सेल एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। इन तीनों में से रेड सेल का काम हमें, हमारे जो हमें एचपी को प्रोवाइड करना, हुँ, खून सप्लाई करना है, ऑक्सीजन को। व्हाइट सेल का काम हमें इन्फेक्शन से बचाना है, और हुँ, प्लेटलेट्स का काम हमें खून जमने से रोकना है। येस। तो ये खून के 3 हिस्से हैं। इनमें से कोई भी हिस्सा अगर पैदाइशी तौर पे काम नहीं कर रहा, हुँ, चाहे वो रेड सेल काम नहीं करे, लाइक थैलेसीमिया, पीआरसी हुँ, है, या व्हाइट सेल काम नहीं करे, जिससे इम्यूनोडेफिशिएंसीज, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें क़ुव्वत मुदाफ़ित का निज़ाम नहीं चल रहा होता, या प्लेटलेट्स की वो बीमारियाँ जिसमें पैदाइशी तौर पे या जीन्स के अंदर प्लेटलेट्स की बीमारी है। हुँ, इन तमाम के अंदर हल ट्रांसप्लांट, कि हम उनका बोन मैरो का निज़ाम बदल दें। ये वो मैं बात की है, वो तमाम बीमारियाँ जिसमें हुँ, बचपन से थी, हुँ, और हमारे हाल ट्रांसप्लांट है। दूसरी कुछ ऐसी बीमारियाँ भी हैं, एमपीएच को हमारे में होते हैं, कोई हमारी एंजाइम्स की डेफिशिएंसीज होती हैं, जिसमें हाल ट्रांसप्लांट। कुछ ऐसी बीमारियाँ भी हैं जो बाद में लगती हैं,
ओके। पैदाइशी कुछ नहीं थी, बाद में हुई। उन बीमारियों का ज़रा थोड़ा-सा हमें बता दें। मसलन उनमें सबसे बड़ी बीमारी जिसे हम कहते हैं जैसे एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया का मतलब ये, एप्लेज़िया का मतलब ये है कि बोन मैरो ने काम करना छोड़ दिया। ओके। किसी भी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, किसी ड्रग की वजह से, रेडिएशन की वजह से, किसी भी वजह से काम करना छोड़ दिया। एप्लेज़िया हो गया, बोन मैरो ने काम कर, ना वो सुरखून बना रही है, ना वो प्लेटलेट्स बना रही है, ना वो व्हाइट सेल बना रही है, कुछ भी नहीं बना रही। तो मरीज़ बेचारे को इन्फेक्शन भी हो रहा है, मरीज़ को ब्लीडिंग भी हुई जा रही, तो एप्लास्टिक बहुत बड़ी रीज़न, और दिस इज़ इमरजेंसी। हम ये ट्रांसप्लांट फिर इमरजेंसी ट्रांसप्लांट होता है, और फिर हम इमरजेंसी में ट्रांसप्लांट करते हैं और फ्लश करते हैं फ़ौरन के सारी लिस्ट को हम अपनी साइड पे करते हैं, एप्लास्टिक के बच्चे को लेते हैं कि यार हमें पता है कि अगर इसका वक्त पे ट्रांसप्लांट ना हुआ तो इसकी जान को खतरा है और इसके लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी, कैंसर्स। बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं, स्पेशली जो ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर में जो ट्रीटमेंट आखिरी ऑप्शन हम समझते हैं दिस इज ट्रांसप्लांट, कि हम उसकी बोन मैरो ही बदल दें। अच्छा, इसमें भी ज़रा डिफरेंस है। बच्चों में अमूमन जब कैंसर होता है, ब्लड कैंसर, तो फर्स्ट लाइन या पहला इलाज ट्रांसप्लांट नहीं है। बड़ों में कुछ जगहों पे होता है, बच्चों में क्योंकि कीमोथेरेपी इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कीमोथेरेपी से गुजारा चल जाए और ट्रांसप्लांट की तरफ ना जाना पड़े। लेकिन अगर किसी ब्लड कैंसर की बीमारी वापस आ जाती है तो फिर अमूमन हमें ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ जाता है। तो इस तरीके से मैंने कहा कि जहाँ पे कैंसर्स या खून की बीमारियां या क़ुव्वत मुदाफ़अत के निज़ाम, ये तीनों वो जगह हैं जहाँ पे हमें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ जाती है। जब ट्रांसप्लांट की बात की जाए तो पाकिस्तान में इसकी कॉस्ट कितनी आती है? वेल देखिए, डिपेंड करता है कि हम जिस चिल्ड्रन में तो फ्री ऑफ कॉस्ट करें, लेकिन खर्चा बता देता हूँ कितना हो जाता है। तकरीबन एक एवरेज खर्चा जो आपका हो जाता है ट्रांसप्लांट में, कोई 20 से 30 लाख के दरमियान होता है। 20 से 30 लाख जी। उसमें क्योंकि हॉस्पिटल स्टे बहुत ज़्यादा है, तो आपको 1 से 1.5 माह रहना पड़ता है, तो 20 से 30 लाख डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन की क्या मरीज़ कौन सी बीमारी कौन सी है। दूसरा मैटर करता है कि डोनर कौन है। अगर फुल मैच डोनर है तो मैंने आपको बताया, लेकिन अगर मैच डोनर नहीं है, बाहर से लिया है या हाफ मैच है, तो फिर 50-60 लाख पे भी चला जाता है। 50-60 लाख तो चला जा तो कॉस्ट पे। लेकिन मैं एक बात बताऊं, देखें आपके प्रोग्राम के तरफ से एक बताऊंगा, मैं सिर्फ लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आपके बच्चे को कैंसर है, आपके बच्चे को थैलेसीमिया है, आपके बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़अत के निज़ाम ख़राब है, प्लेटलेट्स का मसला है, तो प्लीज़ पैसे से ना डरें। अब अल्लाह ने, हमने देखा, हमने किसी भी, मैंने कहा हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी करें, कोई ना कोई रास्ता अल्लाह खुद निकालता है। सीएम पंजाब जो भी होते हैं हमें ज़रूर हेल्प आउट कर रहे होते हैं, डोनर्स हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि किसी भी बच्चे का ट्रांसप्लांट हमें इसलिए नहीं रिजेक्ट करना पड़ा कि उसके पास पैसे नहीं थे। हम लोग वो मैनेज कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि वेटिंग हमें करनी पड़ती है, क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि इस बच्चे को फ़ौरन ज़रूरत है, इसको डिले कर सकते हैं। वो एक वेटिंग लिस्ट मसला मैं आपको बता करूँ कि मेरी वेटिंग लिस्ट 11 साल की वेटिंग लिस्ट है। 11 साल? कि अगर उनके बच्चों के नंबर है, हम कहते हैं 10 11 से 11 साल बाद, क्योंकि दरमियान में इमरजेंसी ट्रांसप्लांट आ जाते हैं, जिस तरह मैंने प्लास्टिक का, तो वो और बात है, मतलब उस वजह से वेटिंग अलग हो सकती है। मगर पैसे की वजह से इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता अल्लाह निकाल आता है। वो वेटिंग लिस्ट का भी हिसाब तो होगा ना, कि कौन सा पेशेंट कितना बर्दाश्त कर सकता है, कितना उसके पास टाइम है, वो भी तो आप लोग जी हिसाब रखते होंगे। देखो, हमारा बोर्ड होता है, हम यही डिसाइड कर रहे होते हैं ना कि किसका फ़ौरन करना चाहिए, कौन सा ऐसा मरीज़ है जो शायद 1 हफ्ता भी हमें ना दे, और कैसा ऐसा है जो कि हमें 1 साल से वेट कराए। तो वो फिर एक पूरा बोर्ड बैठ के और सब मिल के फैसला करते हैं। तो लेकिन वो हम एक सेंटर्स बढ़ने चाहिए, गवर्नमेंट भी कोशिश में लगी हुई है और नए सेंटर्स भी बना रही है, वो एक अलग बहस है। मगर ये कि बहरहाल फाइनेंसिस की वजह से आप मायूस ना हो, निकालें, इंशाल्लाह रास्ता निकालेगा और ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। लिस्ट आपने हमें बहुत लंबी बता दी है। नहीं, कोई बात नहीं, और सेंटर्स में हम कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि वो ये बात नहीं है, ये बात नहीं है, हम रास्ते हम कहीं और से कैसे, हम किसी डोनर को कहीं और भेज सकते हैं, हम और सेंटर्स हैं। तो हम बस एक दफ़ा वक्त पे आ जाएं, ताकि ट्रांसप्लांट के आप कैंडिडेट बन जाएं, और ट्रांसप्लांट भी जल्दी किया जा सकता है। मैंने किया, हम और सेंटर से बात कर सकते हैं, हम अपने रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो रास्ते निकाले जा सकते हैं। अच्छा, ये स्टेम सेल थेरेपी और ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, स्टेम सेल थेरेपी जो है, ये वैसे बहुत बड़ी चीज़ है, और ये वो चीज़ है जिसका सबसे ज़्यादा मिसयूज़ है। लेकिन स्टेम सेल थेरेपी तो हर जगह इस्तेमाल है ना, सर के बालों से लेकर और पैरों तक हर बंदा स्टेम सेल्स पे लगा हुआ है, हर बीमारी का इलाज है स्टेम सेल ही। ऐसा नहीं होता। बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स ही हैं। देखो, मेरी बोन मैरो में प्रॉब्लम है। स्टेम सेल क्या है? स्टेम सेल हमारे वो सेल्स हैं जिसने हमारी पूरी बॉडी बना दी। ये वो जो हमारे शुरू में जो कि स्पर्म्स और एग्स मिलके जो हमारे एम्ब्रियो बना और वहाँ पे स्टेम सेल, उसके बाद से ये स्टेम सेल जिसने पूरी बॉडी बना दी। अब वो तो कुदरत काम कर रही है ना, कि वो हर को डिफ्रेंशिएट कर रही है, उसके डिफरेंट हिस्से बना रही है, किसी को हाथ बनना है, कहीं आँख बननी, ये वो सेल्स हैं जो हर जगह जाके अपना काम कर रहे हैं। अगर हम किसी में ऐसे स्टेम सेल डाल देंगे, स्टेम सेल क्या है, वो आँख बनाएंगे, वो कान बनाएंगे, वो नाक, वो क्या बनाएंगे जाके। इसलिए स्टेम सेल का पहला मरला जिसमें होता है, वो डिफरेंशिएटेड होते हैं, फिर वो उन्हें
ऑर्गन स्पेसिफिक हो जाते हैं कि उसके अगले मरहले में जाके डिवाइड होके उनको पता होता है कि ये आंख बननी है, ये कान बनना है, ये लिवर बनना है, ये हार्ट बनना है, और इस तरह जाके होना है। अगर तो स्टेम सेल्स ऑर्गन स्पेसिफिक हों तो उनका यूज है, अदरवाइज उनकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। आपको पता है कि स्टेम सेल्स को अगर आप उसको मिस यूज करें, यानी कि स्टेम सेल किसी को भी लेके डालना शुरू कर दें, वो क्या करेगा, वो नई ग्रोथ शुरू कर देगा। नई ग्रोथ क्या होता है, दिस इज कैंसर, तो टेराटोमा बनाना शुरू हो जाते हैं। तो कई मरीज हमारे पास ऐसे आते हैं जो स्टेम सेल थेरेपी कराई, कि स्टेम सेल जाके काम, स्टेम सेल क्या है, स्टेम सेल में दो सलाहियतें हैं। स्टेम सेल की एक सलाहियत यह है कि वो रेप्लिकेट करते हैं। वो सेल 500 हैं, 500 से 1000 होंगे, 1000 से 10,000 होंगे, सेप्लिकेट करते चले जाएंगे। उनके अल्लाह ने सलाहियत रखी है कि वो बढ़ते चले जाते हैं। दूसरी स्टेम सेल में सलाहियत यह है कि वो अपनी शक्ल चेंज कर सके, ये स्टेम सेल, ठीक है। तो अगर हमने कहीं पे डाल दिया और उन्होंने जाके ग्रोथ करनी शुरू कर दी, तो ग्रोथ क्या करेंगे, वो कैंसर बनाना शुरू कर देंगे। कैंसर भी तो ग्रोथ ही है ना। व्हाट इज कैंसर? कैंसर का मतलब यह है कि नॉर्मल सेल या एबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ किए जा रहे हैं, तादाद बढ़ती चली जा रही है, कंट्रोल से बाहर। तो स्टेम सेल्स को अगर वक्त सही तरीके से ना किया जाए तो स्टेम सेल डिजास्टर भी हो सकते हैं, और इसलिए स्टेम सेल को इस ऑर्गन स्पेसिफिक होना चाहिए और स्पेशलाइज होना चाहिए। और स्टेम सेल्स तो इसलिए हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स का मतलब है खून से रिलेटेड स्टेम सेल्स, ठीक है। मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात कर रहा हूं, तो मैं हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स बोन मैरो में डालूंगा तो वो जाके काम करेंगे। मैं कोई और स्टेम सेल डालूंगा तो कोई काम नहीं करेंगे वो। तो इसलिए जब हम लोग स्टेम सेल कलेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि CD34 काउंट कितने हैं, काउंट क्या ये इतने हैं कि बोन मैरो में जाके बैठेंगे, वहां पे काम शुरू करेंगे। लेकिन ये तो नहीं है कि मैंने स्टेम सेल डाले, पता लगे वो हार्ट भी काम करेंगे, पहुंच, ऐसा नहीं होता। स्टेम सेल्स को ऑर्गन स्पेसिफिक होना चाहिए, तब वो यूजफुल है। अगर वो ऑर्गन स्पेसिफिक नहीं और आप उन्हें ब्रेन में भी डाले जा रहे हैं और हर जगह डाले जा रहे हैं, घुटनों में, तो फिर उनके नुकसान भी सामने आ सकते हैं। तो स्टेम सेल जब भी यूज करना है तो उसका जुडिशियस यूज होना चाहिए। ये बोन मैरो की जगह यूज होता है? नो, नहीं, देखो मैंने आपको बताया कि हम जो यूज करें वो भी स्टेम सेल ही है। हम जो यूज करें स्टेम सेल्स के टाइप्स हैं, ठीक है। अगर स्टेम सेल को अपनी टाइप के मुताबिक आप नहीं भेजेंगे उस जगह पे, तो उसके साथ मसलन जॉइंट वाले स्टेम सेल्स को मैं बोन मैरो में डालूंगा तो नहीं चलेंगे। डेफिनेटली, बिल्कुल। मैं स्टेम सेल जो हम लोग भी हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स ही यूज कर रहे हैं। दिस इज बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज अ स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, एक ही चीज है ये। मगर ये स्टेम सेल्स वो हैं जो बोन मैरो के रिलेटेड है, राइट। तो वो काम कर रहे हैं वो भी स्टेम सेल्स। यही स्टेम सेल्स अगर बोन मैरो वाले मैं किसी ब्रेन में लगाना शुरू कर दूंगा तो साइड इफेक्ट ही देंगे, कोई काम नहीं करेंगे। तो मेरे पास कई आते हैं पढ़ पुढ़ के जो आते हैं ना, वो कई इवन कहना नहीं चाहिए, डॉक्टर्स भी आते हैं कि सर स्टेम सेल तो आप बना ही रहे हैं, आप अपने मरीजों को स्टेम सेल डाल ही रहे हैं, थोड़े स्टेम सेल दे दिया करें। वो मेरा फलाम मरीज है, उसको मैंने जी वो मिर्गी का मसला, उसको मैंने लगा देने, या मैंने जॉइंट पे लगा, तो हमसे कहते हैं भाई हम जो बना रहे हैं वो स्टेम सेल एक जगह के लिए मखसूस है, अगर आप किसी और जगह देंगे तो फायदा भी नहीं मिलना, उल्टा नुकसान का खतरा है। इसी तरीके से अगर कोई दावा करता है कि स्टेम सेल मैं दे रहा हूँ, तो आप पूछें भाई कौन से स्टेम सेल दे रहे हो, ये वरना वो कुछ नहीं दे रहा, उल्टा वो नुकसान कर जाएगा आपका। कि बड़ी जीन थेरेपी, मेरे को जीन थेरेपी इन बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो जीन थेरेपी में मैंने आपको बताया कि जीन थेरेपी के अंदर आपकी अपनी बोन मैरो कलेक्ट की जाती है, उसी को जीन्स को चेंज करके वापस आपकी अपनी बॉडी में ही डाल दिया जाता है, किसी और डोनर की जरूरत नहीं पड़ती। ये बहुत कामयाब ट्रांसप्लांट समझा जा रहा है अभी, लेकिन रिसेंटली तकरीबन साल 1.5 साल पहले ही आया। लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि इस टाइम जो उसकी कॉस्ट है, इस टाइम तक नॉर्मल ट्रांसप्लांट से ज्यादा है। नहीं, ज्यादा को छोड़ें, ज्यादा एक नॉर्मल ट्रांसप्लांट मैंने 30 लाख का बताया है, और जो स्टेम सेल थेरेपी इसकी कॉस्ट इस हमारी जो बोन मैरो इसकी थैलेसीमिया के लिए वो तकरीबन 92 करोड़ है। 92 करोड़ जी, पाकिस्तान के लिहाज से 92 करोड़ की स्टेम हो रही है। मैंने कुछ पेशेंट्स को भेजा है जो कि अमेरिकन और इससे, तो आप अंदाजा कीजिए कि तकरीबन 18 मिलियन या 10 मिलियन या 15 मिलियन डॉलर्स की जाके पड़ती है। तो अंदाजा कर लें कि तकरीबन 1 अरब का जहन में रखें, 1 बिलियन जहन में रखें कि 1 अरब तक उसकी कॉस्ट जाती है जो इस टाइम आ रही है। तो जब वो आएगी तो यकीनन वो एक आ जाएगा ट्रांसप्लांट, मगर अभी तक हमारे उसके रिजल्ट्स नहीं है, क्योंकि अब तक अमेरिका में ये शुरू की गई थी, जो ब्लू बर्ड वालों ने शुरू की थी, उसका मैक्सिमम मेरे ख्याल में 1-1.5 साल हुआ है। पाकिस्तान में नहीं अभी? नहीं, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, और ओके, इवन ना बड़े बड़े मुल्क नहीं कर रहे, चाइना नहीं कर रहे, इंडिया नहीं, कहीं नहीं हो रही है थेरेपी। उसकी वजह ये है कि कॉस्ट, नंबर 2 हमें रिजल्ट्स का नहीं पता। जब भी कोई नई चीज़ आती है तो हम देखते हैं कि मतलब 5 साल रिजल्ट्स कैसे रहे, ये तो नहीं कि बीमारी वापस आ गई, इसलिए अभी तो हमें लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स का नहीं पता, तो इसलिए बाकी ने भी शुरू ही नहीं की। तो अगर कोई जीन थेरेपी पढ़ के रुक जाता है तो अभी इतना ना करें। पाकिस्तान और इन ममालिक में अभी जीन थेरेपीज आने में कम से कम 5-6 साल लगेंगे, नंबर 1, और हमें भी इनके रिजल्ट्स का नहीं पता। और इस टाइम अगर कोई करवाना चाहना चाहता है तो जहन में होने चाहिए कि अपने बिलियन जहन में रख के वो कॉस्ट उसके तकरीबन आती है जो कि करती है। हाँ, किसी ट्रायल का हिस्सा बन जाए तो और बात है, लेकिन हमने कोशिश की अपने पेशेंट्स को भिजवाने की जो इंश्योर्ड भी थे, यानी कि USA के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में, मगर उनको रिफ्यूज़ कर दिया कि हम नहीं कराएंगे, नहीं कर सकते, इतनी कॉस्ट हम बेयर नहीं करेंगे। राइट। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्यों? बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर आज हमने डिस्कशन की है और अभी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं यस। जो डिस्कशन हम में हमारे नहीं आ सके, हम उनके बारे में बात नहीं कर सके। तो अगली दफ़ा ज़रूर हम उन टॉपिक्स के बारे में कैंसर के हवाले से और खून की और बीमारियाँ बहुत बिल्कुल सारी हैं, आईटीबीज़ हैं, खून की बीमारियाँ हैं, एग्ज़ैक्टली हीमोफीलिया है, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं, यस, तो जिसमें ज़रूर बात इंशाल्लाह करेंगे। आने वाले पॉडकास्ट में हम आपको दोबारा ज़रूर इनवाइट ज़रूर, करेंगे और ज़रूर, जो चीज़ें हमारी अभी रह गई हैं टाइम की शॉर्टेज की वजह से डेफ़िनेटली, तो हम उनको भी डिटेल में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके जो सवालात थे डॉक्टर नासिर से जो आप करना चाह रहे थे थैलेसीमिया के हवाले से, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के हवाले से, वो काफ़ी हद तक एड्रेस हो चुके होंगे। मज़ीद आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा। और अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अगले पॉडकास्ट में हम डॉक्टर नासिर को फिर से इनवाइट करेंगे, जो चीज़ें हमारी रह गई हैं वो ज़रूर इनके साथ डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।